चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो राइट आंसर होगा कुल राशि है 30.16 करोड़। दूसरा प्रश्न था कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बेगूसराय। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि बिहार का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो 22वां स्थान है, ये भी हमने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार की भागीदारी कितनी है निर्यात में, तो 0.52%। ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास में डिटेल में बतलाई गई थी। अच्छा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि किन्हें हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इन्हें अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है जो बिहार की सभी परतों की परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी परतों की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो रेगुलर बेसिस पर आप इस सीरीज के वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप उसे जरूर देखिएगा। और मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का भी संग्रह आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से उसे भी देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो की बात करें तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक वन लाइनर फॉर्मेट में हमने ये वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध कराया है। चैनल पर आप जाके इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में 200 सिलेक्टेड वन लाइनर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चुनिंदे प्रश्न है उसी का संग्रह हमने इस वीडियो में किया है, जनवरी से जुलाई तक का, जनवरी से जुलाई 2023 तक का। और इस वीडियो को लेकर हम ये दावा करते हैं कि इसी वीडियो से सिर्फ कम से कम 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इस वीडियो को हजारों छात्र अभी तक देख चुके हैं, तो आप भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर की जिन 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी गई है उनमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं। दरअसल इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है। पूरे भारत में कुल 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अच्छा, बिहार के संदर्भ में जो जानकारी हमने आपको दिया कि इसमें बिहार के 49 यानी कि 49 रेलवे स्टेशन शामिल है। अच्छा, कुछ चीजें और भी है कई राज्यों के बारे में, जैसे कि इसमें से जो सबसे अधिक जो स्टेशन शामिल है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का शामिल है, 55 रेलवे स्टेशन। और इसके बाद क्रम से अगर बात करें महाराष्ट्र की तो 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात व तेलंगाना के 21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18, हरियाणा के 15 व कर्नाटक के 13 स्टेशन शामिल है। कुछ जगह और भी है, कुछ राज्य। तो कुल मिला के जो स्टेशन का मतलब पुनर्विकास किया जाएगा इसकी संख्या है 508। पूरे भारत के सभी राज्यों की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर बिहार में रेलवे की बात हो रही है तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, वो बनते हैं पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित। तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है और इन्हीं 18 जोन में से पूर्व मध्य रेलवे भी एक है। इसी को लेकर यहाँ पर जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1996 को और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। अच्छा, इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, दरअसल ट्रिक नहीं बल्कि यहाँ पर एक जानकारी ऐसी है जो कि अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो यह प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दरअसल एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रश्न मतलब इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ जाए तो आप लोग तो जानते ही है कि हाजीपुर में है, लेकिन प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया जाए, जिला। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस जिला में है या फिर बिहार के किस जिले में है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप हाजीपुर आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में हाजीपुर नाम का कोई जिला नहीं है। एक्चुअली में जो जिला है वो है वैशाली। वैशाली जिला के अंतर्गत आता है हाजीपुर।
तो जब भी प्रश्न बने कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है, तो वैसी स्थिति में आप चुनेंगे वैशाली जिले में है। और प्रॉपर स्थान पूछे तो वैशाली जिले के हाजीपुर में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखें। और पूर्व मध्य रेलवे का जो लोगो है आप उसे यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। राइनो अर्थात गेंडा, गेंडा को संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने। ये प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार। अच्छा, कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था, जो बाघों की गणना को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद, अर्थात कितनी बढ़ोतरी हुई है ये भी जानकारी हम आपको यहाँ पर आगे देंगे। तो इसी के संदर्भ में लिखा गया कि बिहार में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद बिहार सरकार ने राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। दरअसल इस उपलब्धि को ध्यान रखते हुए अब बिहार सरकार राइनो टास्क फोर्स भी गठित करने का फैसला किया है, ताकि गेंडों को संरक्षित किया जा सके, यानी कि राइनो को संरक्षित किया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर अभी इस प्रकार की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पर बाघों को लेकर जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, जो नवीनतम रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जो सर्वाधिक संख्या है ये मध्य प्रदेश में है। और रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 दर्ज की गई है। ये नवीनतम रिपोर्ट जो 2023 में आई है उसको लेकर यहाँ पर आपसे जानकारी साझा किया जा रहा है। अच्छा, वहीं पर अगले कुछ पॉइंट पे बात करें कि पूरे भारत में अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, तो यह 3682। अच्छा, पिछली बार जो रिपोर्ट आया था तकरीबन 3100 से अधिक था, यानी कि 3100 प्लस था। अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें 3682 यानी कि 3682 दर्ज किया गया है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर बाघों की जो संख्या में वृद्धि हुई है ये बढ़कर हो गई है 54 अर्थात 54। ये आप ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जिसे कि वीटीआर भी कहा जाता है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यहीं पर यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखें, इसी टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर 2022 को, ये तिथि आपको ध्यान होगी, 1 नवंबर 2022 को यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। अच्छा, एक जानकारी और भी हमने आपको दिया था कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो बनेगा, जो प्रस्तावित है, वो है कैमूर जिले में प्रस्तावित। ये भी जानकारी ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग गेंडों अर्थात राइनो की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ की या फिर किस राज्य की राजकीय पशु है। तो असम की राजकीय पशु है भारतीय गेंडा, जो आप यहाँ पर असम से संबंधित तथ्यों में देख सकते हैं। गेंडा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। असम के बारे में यहाँ पर विस्तार से दी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दरअसल बस हमें ये बताना था कि जो भारतीय गेंडा है वो राजकीय पशु है असम का। अच्छा, भारतीय गेंडा की बात करें तो पूरे भारत में जितने भी चिड़ियाघर है वो सबसे अधिक जो भारतीय गेंडा है वो पटना चिड़ियाघर में है, जिसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं। एक बात यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात पटना चिड़ियाघर की स्थापना जो हुई थी एक चिड़ियाघर के रूप में 1973 में हुई थी। इसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही में 2023 में पटना चिड़ियाघर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 50वां स्थापना दिवस। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, दरअसल अब हम और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि क्लासरूम को पूर्ण रूप से डिजिटल किया जाए। डिजिटल कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में डिजिटल पैनल, कैमरा आदि लगाया जाए, ताकि लाइव क्लास के माध्यम से चीज़ों को हम आपको विस्तार पूर्वक समझा पाएं। लाइव क्लास में हम आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएं। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये डिसाइड कर लिया है कि अब क्लासरूम को डिजिटल किया जाएगा। और पूरा जो लागत है इसका तकरीबन 3 लाख रुपये है। और मूल बात यहाँ पर यह है कि ये हमारे बजट से थोड़ा सा अधिक है। मतलब कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि हमारे जितनी भी बजट है ये बजट से थोड़ा बाहर जा रहा है। और इस दिशा में हमने आप लोगों से अपील किया था कि इस कोर्स में एक ऑफर आया है, आप लोग ऑफर का लाभ लीजिए। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, तो उसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा इस प्रोमो कोड के इस्तेमाल करने के बाद। जैसे इसी कोर्स की हम बात करें तो ये 69वीं बीपीएससी वाला कोर्स है। अगर आप इसे अभी परचेज करते हैं इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके तो 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आगामी 70वीं बीपीएससी के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड होगा तो वहाँ भी ये आपको फायदा करेगा। तो अभी एक ऑफर है, ऑफर में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी और अगले 1 वर्ष तक ये वैलिड रहेगी। अच्छा, यहाँ पर ये तो रही बात कोर्स की ऑफर के बारे में। और इसके अतिरिक्त हमने आप लोगों से अपील भी किया था कि आप लोग हमें डोनेट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए कि हम लाइव क्लास लेने में समर्थ हो पाएँ, डिजिटल पैनल आदि लगा सकें। हम ये नहीं कहते हैं आप 1000-2000 हमें भेजिए,
आपसे जितना भी सक्षम हो, अगर आपको लगे कि बीपीएससी मेकर आपके जीवन में थोड़ा भी आपको मदद किया है पढ़ाई को लेकर के, आप हमें इस यूपीआई नंबर पे हमें जो भी अमाउंट हो सकता है आप हमें सेंड कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। देखिए, हमने तो डिसाइड कर लिया कि डिजिटल पैनल तो अब हर हाल में लग के रहेगा। बस आप लोगों से एक मदद माँगी जा रही है कि अगर हमने आपके लिए बेहतर कार्य किया है, अगर आप हमें समझते हैं कि नहीं बीपीएससी मेकर से हमारी हेल्प हुई है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर डोनेट कीजिए, आपसे जितनी भी राशि सक्षम हो सके। अच्छा, अगर सक्षम आप नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों, सहपाठियों को इस प्रोमो कोड और इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताएँ, ताकि वो लोग भी इसे परचेज़ करें, उन्हें फ़ायदा हो। एक ऑफ़र चल रही है, तो ऑफ़र का लाभ उठा के ये तमाम चीज़ें उन्हें मिलेगी, जो कि उनकी तैयारी को बेहतर करेगा। और हमें भी फ़ायदा इस प्रकार से होगा कि डिजिटल पैनल आदि लगाने में यहाँ से जो राशि प्राप्त होगी, वहाँ पर हमें हेल्प होगी। ठीक है? हमने आज तक पिछले 4 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी भी हमने आपसे कुछ नहीं माँगा है। पहली बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा डोनेट कीजिए या फिर इस प्रोमो कोड को दूसरों के साथ शेयर करके हमारी हेल्प कीजिए। बाकी ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं या फिर नहीं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 7 भारतीय उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें जलेसर धातु शिल्प भी शामिल है। बताएं कि यह किस राज्य से संबंधित हस्तकला है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर विस्तार से चीज़ों को आपको समझना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री मुख्यालय ने 3 राज्यों के 7 नए उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया है। अच्छा, ये 3 राज्यों की बात करें तो इसमें है राजस्थान। राजस्थान के 4 उत्पाद को जीआई टैग मिला है। कुल मिला के 7 उत्पादों को दिया गया 3 राज्यों से। तो इसमें राजस्थान का 4 उत्पाद है। ये चारों उत्पादों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चारों उत्पाद जो है ये हस्तशिल्प अर्थात हस्तकला से अर्थात हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का है। वहीं पर हम अगले राज्य की बात करें तो गोवा, जिसका 2 उत्पाद को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। एक तो है कृषि कैटेगरी में और एक है खाद्य सामग्री में। और वहीं पे अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक उत्पाद को जीआई टैग मिला, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जलेसर धातु शिल्प। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, ये हस्तशिल्प अर्थात ये भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से संबंधित है। अच्छा, जीआई टैग के बारे में कुछ जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था कि किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है, ये 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और 10 वर्ष की अवधि के पश्चात पुनः से इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। अच्छा, बिहार के वैसे उत्पादों की बात करें जिसे जीआई टैग मिला है, तो 3 कैटेगरी है। जैसे कि एक तो है कृषि कैटेगरी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा है खाद्य पदार्थ कैटेगरी और तीसरा है हस्तकला अर्थात हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पर रिसेंटली जो बिहार के उत्पाद को जीआई टैग मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मरचा चावल, जो कि कृषि कैटेगरी में छठा उत्पाद है बिहार से, जिसे जीआई टैग मिला है। और पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड को ये जीआई टैग दिया गया है मरचा चावल के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए। अच्छा, पिछली बार 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। ये 5वां उत्पाद था बिहार से जिसे जीआई टैग मिला, कृषि कैटेगरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले चौथे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक अर्थात एमएलए हैं। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए अर्थात कर्नाटक। ये एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर अर्थात एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट है, जो हालिया रिपोर्ट है, उसी आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो अरबपति विधायक हैं वो कर्नाटक में है। उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज्यादा अरबपति अर्थात बिलियनियर है। वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विधायकों की जो औसत संपत्ति है वो है 13.63 करोड़ रुपये। और रिपोर्ट के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक 223 विधायकों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। अगर हम बात करें अरबपति विधायक की तो 233 विधायक के साथ कर्नाटक इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। और कुल संपत्ति की औसत संपत्ति की यहाँ पर हम बात करें तो प्रत्येक विधायक के पास लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि है यहाँ पर कर्नाटक में। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। अच्छा, इसमें सबसे अंतिम स्थान पर कौन 2 राज्य हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल क्रमशः प्रति विधायक औसत संपत्ति जो यहाँ पर ये सबसे कम है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगला 5वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से कहा 135वां डुरंड कप का उद्घाटन किया गया।
ये इसका 132वां संस्करण होगा और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में असम के कोकराझार में किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसको लेकर चीजें हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डुरंड कप के 132वें संस्करण का उद्घाटन 5 अगस्त 2023 को असम के कोकराझार में किया। ये टूर्नामेंट कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में खेला जाएगा। और वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें तो यह पहली बार है जब इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही है। अच्छा, डुरंड कप की बात करें तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि डुरंड कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से यह संबंधित है। अच्छा, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है कि डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या फिर डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1888 ईस्वी में और पहला टूर्नामेंट यह आयोजित हुआ था शिमला में। आपको ध्यान रखना, पहली बार ये शिमला में आयोजित हुआ था। और अगले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे इसके पिछले संस्करण से संबंधित, जो इसका 131वां संस्करण था डुरंड कप का, और 2022 में ये आयोजित हुआ था 131वां संस्करण। और इसको लेकर आपको ध्यान रखना है, इसका मेजबान जो था ये था असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। और आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने 18 सितंबर 2022 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन अर्थात जिसे कि साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है, तो यहीं पर खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब अर्थात एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला डुरंड कप का खिताब जीता था। किसने? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब अर्थात बेंगलुरु एफसी ने। ये इसका 31वां संस्करण था जो कि बेंगलुरु एफसी ने अपने नाम किया था। ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका पिछला संस्करण से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था यह है फीफा। और फीफा का जो श्रेणी 1 प्रतियोगिता है 2022 में कतर की मेजबानी में आयोजित हुआ था और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका जो फाइनल मुकाबला था, जो खिताबी मुकाबला था, वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया। 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना था। यहाँ पर देखिए फीफा अंडर 20 विश्व कप के बारे में दर्शाया गया है। आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न में। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी चलिए मैं आपको दे ही देता हूँ। इसका जो खिताबी मुकाबला था ये उरुग्वे ने इटली को हराकर अपने नाम किया है और ये पहली बार है जब उरुग्वे इस खिताब को, यानी कि यहाँ पर देखिए उसी चीज को लिखा गया है कि 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 फीफा विश्व कप का खिताब, यानी कि जो फुटबॉल का खिताब है वो अपने नाम किया है उरुग्वे ने। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है, किसे हराकर? तो इटली को हराकर। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? तो जो घोषणा हुई है इसके आधार पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में इसका कह सकते हैं स्थापना किया जाना है और इसको लेकर चीजें आपके समक्ष रखी गई है कि हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर में हाइड्रोजन ईंधन से जुड़ा देश का पहला संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना टाटा मोटर्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी कमिंस इंक के सहयोग से होना है। और इसके संचालन को लेकर बात करें तो इसका संचालन टाटा ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं। दरअसल पिछले ही महीने हमने आपको दिया था कि भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर 5 से 7 जुलाई 2023 तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, हरित हाइड्रोजन पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत सरकार की तरफ से ये आयोजित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर इसके उद्घाटन की बात करें तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। दरअसल हाइड्रोजन की जो खोज हुई थी 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा और इसे इन्होंने ज्वलनशील वायु का नाम दिया था, जबकि वर्ष 1883 में लेवेसियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। और हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है ये 1 है। परमाणु संख्या भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के बारे में, इसके खोज के बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे इसी पॉइंट से बन सकते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट इसमें शीर्ष पर है। लगातार ये 10वां वर्ष है जब वॉलमार्ट, जो कि अमेरिकी कंपनी, इसमें शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पर विस्तार पूर्वक भी दर्शाई गई है। जैसे कि पहला पॉइंट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500, जो कि नवीनतम सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखें कि लगातार 10वां साल वॉलमार्ट इस सूची में या फिर इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। 2022 में जो रिपोर्ट आई थी वहां पर हमने आपको बताया था लगातार 9वां वर्ष है जब वॉलमार्ट इसमें शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और भी है, जैसे कि इस रिपोर्ट में जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची है इसमें टॉप 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं।
तो इसमें पहले स्थान पर तो आप जान चुके हैं वॉलमार्ट, जो कि अमेरिकी कंपनी है। दूसरे स्थान पर है सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है। वहीं पर स्टेट ग्रिड, जो कि चाइना की कंपनी है, ये इसमें तीसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष ये तीनों इसी प्रकार, ये दो जो पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका का, जबकि तीसरा स्टेट ग्रिड ये तीसरे स्थान पर था, लेकिन दूसरे स्थान पर था अमेजन, लेकिन अब दूसरे स्थान पर है सऊदी अरामको इस वर्ष 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई। अच्छा, भारतीय संस्थानों की बात करें, भारतीय कंपनी की बात करें, तो उसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस वर्ष भारत की 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। हालांकि 2022 में अर्थात इसका जो पिछला संस्करण था उसमें कह सकते हैं भारत की 9 कंपनियां शामिल थी, लेकिन इस वर्ष 8 ही कंपनियां हैं। और ऐसे में जो भारत की कंपनी है उसमें भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है रिलायंस, जो कि 88वें स्थान पर है। वहीं पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 94वें स्थान पर, LIC 107वें स्थान पर। पिछला जो रिपोर्ट था, मतलब जो पिछला जो कह सकते हैं जो सूची जारी हुआ था, उसमें LIC भारत में पहले स्थान पर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि ONGC 198वें स्थान पर, भारत पेट्रोलियम 233वें स्थान पर, भारतीय स्टेट बैंक 235वें स्थान पर, टाटा मोटर्स 237वें स्थान पर, राजेश एक्सपोर्ट 353वें स्थान पर है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगस्त 2023 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की। ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया हाल ही में, तो हाल ही में किस देश ने देश की कुत्ते की मूल नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि भूटान। आपको ये ध्यान रखना है कि भूटान सरकार ने देश की कुत्ते की मूल नस्ल, जो कि चांगखी नाम है इसका, तो इसकी रक्षा के लिए राजधानी थिम्पू में एक संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। कुत्ते की जो मूल नस्ल है देश की, यानी कि भूटान की, उसके संरक्षण के लिए एक संरक्षण केंद्र की स्थापना की है थिम्पू में। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भूटान। अच्छा, यहाँ पर ऐसी ही जानकारी हमने 1 से 2 क्लास पहले दिया था उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और हमने आपको जानकारी ये दिया था कि इसके लिए सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य बच्चों तथा लोगों पर आवारा कुत्तों के हमलों को रोकना है। दरअसल प्रसव के बाद जो कुत्ते होते हैं, खास करके जो आवारा कुत्ते जो रोड पे ही रहते हैं, हमेशा रोड पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे कुत्तों के बारे में आप लोग देखते होंगे कि प्रसव के बाद जब ये बच्चों को जन्म देती है तो उसके बाद ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। खतरनाक तब होती है जब आप उनके बच्चों को छेड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपको काट भी सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो मामले लगातार सामने आ रहे थे, इसी को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा 15 करोड़ रुपए की राशि का भी कह सकते हैं प्रावधान किया गया या फिर आवंटन किया गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में मलाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल के कोझिकोड में आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 9वां संस्करण अभी हाल ही में इसका आयोजित हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सारी जानकारी लिखी गई कि मलाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल के कोझिकोड जिले के पुल्लिकायम में आयोजित हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना, आयोजन तिथि है इसका 4 से लेकर 6 अगस्त 2023। 4 से 6 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन यहाँ पर किया गया पुल्लिकायम में, जो कि कोझिकोड जिले में है, केरल राज्य में। अगला पॉइंट यहाँ पर मालाबार तट से संबंधित है कि मालाबार तट किसे कहा जाता है? तो उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के विस्तारित समुद्र की तट को मालाबार तट कहा जाता है। जब आप मैप को देखेंगे, भारतीय मैप को मालाबार तट के संबंध में, तो वहां पर आपको ये क्लियर दिखेगा, इसे ही मालाबार तट कहा जाता है। अच्छा, मालाबार नाम का एक युद्धाभ्यास भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संबंधित तथ्यों में इसकी भी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे दूं। दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी, लेकिन अब इस मालाबार युद्ध में उस समय द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था, लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो अब इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसका सदस्य हो गया है, तो ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास बन गया। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 में। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका जो पिछला संस्करण था 26वां संस्करण, ये नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मलाबार युद्धाभ्यास का जो नवंबर 2022 में इसका पिछला संस्करण आयोजित हुआ, ये 26वां संस्करण था इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी महोत्सव से ही संबंधित है। ये प्रश्न की बताएं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू मनाया गया है? तो आदि पेरक्कू जो सांस्कृतिक महोत्सव है ये मनाया जाता है विकल्प नंबर सी, अर्थात तमिलनाडु में। अच्छा, इसको लेकर जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आदि पेरक्कू एक तमिल सांस्कृतिक त्योहार है जिसे कि आम तौर पर मानसून महोत्सव के भी रूप में जाना जाता है।
यह उत्सव पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने पर आधारित है तथा नदियों और जल स्रोतों में बाढ़ का स्वागत भी करता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में जो प्रमुख महोत्सव व त्योहार मनाए जाते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि जलीकट्टू महोत्सव, थीपुसम महोत्सव, थिरुवियारू महोत्सव, कीर्तिगई दीपम महोत्सव, पोंगल महोत्सव, चित्री रॉय महोत्सव आदि ये सभी तमिलनाडु में आयोजित होने वाले त्योहार व महोत्सव है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में जो हालिया महोत्सव बिहार में आयोजित हुए हैं वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। आम महोत्सव, सूफी महोत्सव, बाजरा महोत्सव, थावे महोत्सव, पक्षी महोत्सव, कलरव, किन्नर महोत्सव, ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए, सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न। हमारे यहाँ पर अगला 11वां नंबर प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना केस में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है? तो इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, किसी भी विकल्प में पाकिस्तान नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम चुनेंगे विकल्प नंबर डी को, यानी कि डी नंबर विकल्प यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना केस में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। वो 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले 5 साल तक किसी भी चुनाव में वो भाग नहीं ले पाएंगे और उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके पंजाब प्रांत में बॉर्डर इलाके में स्थित अटक जेल में रखा गया है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये तोशखाना केस आखिर है क्या, ये मामला क्या है जिसमें अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा हुई है 3 साल की। दरअसल पाकिस्तान में एक कानून है, पाकिस्तान के जो भी प्रमुख होते हैं उन्हें कहीं पर भी, मतलब पाकिस्तान के बाहर कहीं पर भी कोई सम्मान अगर मिलता है, तो जो भी सम्मान प्राप्त होता है, जो भी वस्तु प्राप्त होती है, उस पर प्रधानमंत्री या फिर अन्य का कोई भी अधिकार नहीं होता है। वो मूल रूप से पाकिस्तान की जो तोशखाना या फिर जिसे आसान भाषा में समझ सकते हैं खजाना है, उसमें रखा जाता है। अगर वो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें मिला है, अगर वो उसे लेना चाहते हैं, तो उससे सम्मान की या फिर उस वस्तु की जितनी भी राशि है उसे पे करके उस वस्तु को ले सकते हैं। मामला यहाँ पर ये हुआ कि कह सकते हैं इमरान खान को जितनी भी वस्तु, जितने भी मतलब अवार्ड प्राप्त हुआ, वो इस तोशखाना में उसे रखा तो सही, लेकिन बाद में धीरे-धीरे कम कीमतों पर इसे निकाल कर बेच दिया। तकरीबन 16 करोड़, मान के चल सकते हैं 15 करोड़ रुपये की लागत की मतलब वस्तु यहाँ से निकाल कर उन्होंने इल्लीगल तरीके से सेल किया और इसी मामले में इन्हें अभी हाल ही में 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और बाकायदा इसने इस चीज़ को निकालने के लिए पाकिस्तान में जो इसको लेकर जो कानून है, कानून में भी परिवर्तन कर दिया था। तो मामला इससे थोड़ा-सा गर्म हो गया। एक तो इन्होंने खजाने से इसे निकाला, ऊपर से बेचा और साथ-साथ कानून में भी कुछ परिवर्तन कर दिया था, जिस वजह से इसी मामले को लेकर अभी हाल ही में इसे सज़ा सुनाई गई। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही तो अप्रैल 2022 में हमने आपको जानकारी दिया था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के संदर्भ में एक जानकारी है आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 से संबंधित। ये इसका 8वां संस्करण था और आपको ध्यान रखना है इसका मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में यहाँ पर आयोजित हुआ था और इसका फाइनल मुकाबला इंग्लैंड ने दूसरी बार अपने नाम किया था और पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था इंग्लैंड ने। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, टी20 विश्व कप प्रतियोगिता की बात करें तो इंग्लैंड के अतिरिक्त एक और देश है वेस्ट इंडीज, जिन्होंने इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है। भारत की बात करें तो भारत ने 2007 में इसके पहले संस्करण में इस खिताब को पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया था, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस खिताब को 2008 में अपने नाम किया था। तो पाकिस्तान और भारत दोनों इस खिताब को एक ही बार अपने नाम की है। अब तक इसका 8वां संस्करण आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी, क्योंकि कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा नीरजा चौधरी अर्थात विकल्प नंबर डी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कोर्स के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया था, आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमने आपसे अपील किया था कि आप लोग डोनेट कीजिए, तो हमारा जो यूपीआई आईडी है यह bpscmaker@ybl, bpscmaker@ybl। इस पर आप लोग चाहे तो अगर इच्छुक हो तो डोनेट अवश्य कीजिए, अन्यथा इस प्रोमो कोड के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की रोहिणी झा मिसेज इंडिया 2023 से चुनी गई है? दूसरा प्रश्न है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़े जो कि अगस्त 2023 में आई है, पिछले 6 महीने पर आधारित है, तो इसके अनुसार ई-चालान में राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है कि किनके द्वारा हाल ही में राजमार्ग यात्रा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।